हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास +1 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हम एनसीईआरटी फिंगर टिप्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और डिटेल वाइज कंसेप्ट को भी जानने की कोशिश करेंगे क्वेश्चंस के साथ साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टडी द फिगर्स गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन XY मॉलिक्यूल्स। हमें बोला गया कि क्वेश्चन डायग्राम को देखो और हमें बताना है कि ये जो XY मॉलिक्यूल है इसमें किस टाइप की इंटरेक्शंस है। देख के पता लग रहा है कि ये जो है XY मॉलिक्यूल है, ये जो है वो एक तरह का डाइपोल है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ चार्जेस हुई है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज बना और पार्शियली नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, तो जिसके कारण कि ये डाइपोल फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इनके बीच में ये सभी जो है वो डाइपोल्स है, ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है और ये भी डाइपोल है। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शंस होगी वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होगी। तो ऑप्शन बी इसके लिए ये राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन बी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, the two atoms X and Y are non-polar and electrically symmetrical. What type of intermolecular forces of attraction can be developed between them? हमारे पास दो एटम्स हैं X और Y, जो कि नॉन पोलर हैं और जो कि इलेक्ट्रिकल सिमेट्रिकल भी है। हमें बताने कि उनके बीच में कैसे फोर्सेस लगेंगे। ऐसे एटम्स जो कि नॉन पोलर हो और इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल भी हो, तो उनके बीच में जो फोर्स लगती है वो फोर्स होती है हमारी लंदन फोर्सेस। तो इसके लिए ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा, लंदन फोर्सेस और डिस्पर्शन फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, The type of attractive forces between a polar molecule and a non-polar molecule are, हमें बताना है कि एक पोलर मोलिक्यूल और एक नॉन पोलर मोलिक्यूल के बीच में किस तरह की अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। तो एक पोलर और एक नॉन पोलर के बीच में जो इंट्रैक्शंस होती है वो होती है हमारे पास डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा। जब एक पोलर मोलिक्यूल होता है तो वो दूसरे मोलिक्यूल के अंदर डाइपोल की क्रिएशन करनी शुरू कर देता है, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। इसलिए इस फोर्स का नाम रखा गया डाइपोल इंड्यूस्ड dipole forces. Next question, question number 4, boiling point of hydrogen fluoride is highest among the HF, HCl, HBr and HI. Which of the intermolecular forces are present in the hydrogen fluoride? हमें बोला गया कि जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा है HF, HCl, HBr और HI में से। हमें बताना है कि HF में किस टाइप की जो फोर्सेस है वो एग्जिस्ट करती हैं। तो इनके बीच में जो फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी वो होगी HF के अंदर जो हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट होगा, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इनमें से और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसका ज़्यादा पोलैरिटी आएगी, ज़्यादा डाइपोल मोमेंट आएगा और इसमें लंदन फोर्सेस भी होंगे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन के साथ जब अटैच होता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, What is the effect on the chemical properties and the physical properties of water when temperature is changed? जब टेम्परेचर को चेंज किया जाता है तो वाटर के केमिकल प्रॉपर्टीज पे कोई भी चेंज नहीं होता, लेकिन उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। जब हम उसको गर्म करेंगे तो वो वेपर बन जाएगा और अगर हम उसको ठंडा करेंगे तो वो सॉलिड आइस की फॉर्म में चला जाएगा। तो जब भी हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो पानी की, वाटर की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आता, लेकिन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाती है। तो इसके लिए ऑप्शन होगा देयर इज नो इफेक्ट on the chemical, there is no chemical। इसके लिए ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर रिमेन्स द सेम बट द फिजिकल स्टेट विथ चेंज इन टेम्परेचर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी सेम रहती है, लेकिन जो उसकी फिजिकल स्टेट है वो टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, What is the relationship between the thermal energy and the intermolecular interaction energy of a substance in the three states in terms of X and Y? पहले गैस है, फिर सॉलिड है, फिर पहले गैस है, फिर लिक्विड है, फिर सॉलिड है। हमें पता है कि जैसे जैसे हम गैस से सॉलिड की तरफ जाते हैं तो इंटरमोलिकुलर फोर्स इंटरेक्शन जो है वो इंक्रीज होती रहती हैं। गैसेज में सबसे कम इंटरेक्शंस होती हैं और सॉलिड में सबसे ज़्यादा इंटरेक्शंस होती है, और ये चीज़ जो है वो इंक्रीज का साइन है और ये चीज़ जो है वो डिक्रीज का साइन है। मतलब कि x जो है वो इंक्रीज होगा और
इंक्रीज क्या होना चाहिए, इंक्रीज हमारा इंटरेक्शंस होनी चाहिए। तो मतलब कि एक्स जो है वो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस होनी चाहिए और थर्मल एनर्जी कम होती चली जाती है। गैस की थर्मल एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है और सॉलिड की थर्मल एनर्जी सबसे कम होती है। तो इंटरेक्शंस इंक्रीज होनी चाहिए और थर्मल एनर्जी कम होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज एक्स इंक्रीज हो रही है, वाई जो है वो थर्मल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। What are the other elements beside the noble gases which exist as gases under normal conditions? ऐसे कौन से दूसरे एलिमेंट्स हैं जो कि नोबल गैसेस के अलावा जो कि नॉर्मल कंडीशंस के अंदर जो है वो गैसेस की फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं? इनमें से हमें बताना है। तो हाइड्रोजन भी जो है वो गैस की तरह एग्जिस्ट करता है और हमारा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन ए जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस द प्रॉपर्टीज ऑफ गैस? इसमें से कौन सी जो है वो गैस की प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है, हमें वो बताना है। गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, ये गैस की प्रॉपर्टी है। गैसेज एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, ये भी सही है। गैसेज मच हैव हायर डेंसिटी देन द लिक्विड्स एंड सॉलिड, नहीं ये गलत है। जो गैसेज होती है उनकी डेंसिटीज कम होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड और गैसेज। तो लेकिन यहाँ पे बोला गया कि जो गैसेज की डेंसिटीज है वो ज़्यादा होती है, जो कि गलत है, क्योंकि गैस का वॉल्यूम बहुत बड़ा हो जाता है। जब वॉल्यूम बड़ा होगा तो डेंसिटी कम होती चली जाती है। तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन सी जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। representing P, V and T as pressure, volume and temperature, which of the following is correct representation for the Boyle's law? Boyle's law के लिए correct representation हमें बतानी है। हमें बताया कि जो Boyle's law है उसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया था, तो ऑप्शन ए हो नहीं सकता है। ऑप्शन बी में जो है वो टेम्परेचर को कांस्टेंट है और इन्होंने जो है वो बोला था वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो बॉयल्स ने बोला था कि वॉल्यूम जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन बी जो है वो राइट है। V is inversely proportional to P at constant temperature. Next है क्वेश्चन नंबर 10। Which of the following graph represents the correct Boyle's law? इसमें से कौन सा ग्राफ जो है वो correct Boyle's law को रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट ग्राफ है हमारे पास P एंड 1/V के बीच में, तो ये भी करेक्ट है, बिल्कुल सही ग्राफ बना हुआ है। PV और P के साथ ये भी जो है वो हमारा करेक्ट ग्राफ है। P और V के बीच का ग्राफ ये तो ये भी जो है वो सही ग्राफ है। P और 1/V के बीच में ऐसा ग्राफ नहीं होता, तो इसका ऑप्शन होगा 1 2 3। 1 2 3 मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा। तीनों ग्राफ जो है वो सही है, लास्ट वाला ग्राफ जो है वो गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। graph between the pressure and volume are plotted at different temperature. Which of the following isotherm represent the Boyle's law as PV is equal to constant? अलग अलग प्रेशर और वॉल्यूम के बीच अलग अलग टेम्परेचर पे जो है वो प्रेशर और वॉल्यूम के ग्राफ प्लॉट किए गए हैं। हमें बताना है कि कौन सा जो है वो Boyle's law को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम पहले वाला जो है वो पहले वाला Boyle's law को सेटिस्फाई करता है, ये सही है। सेकंड वाला भी कर रहा है। थर्ड भी जो है वो करता है। फोर्थ भी जो है वो करता है। तो इसके लिए ऑल आर द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर द Boyle's law। ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शन सी जो है वो राइट है। ये सारे के सारे ग्राफ जो है वो Boyle's law के लिए जो कि बिल्कुल सही रिप्रेजेंटेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शन सी जो है वो राइट है। ये सारे ग्राफ जो है वो ऑलरेडी हम एक लेक्चर में जो है वो कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम प्लॉट द रिप्रेजेंट्स द Boyle's law? इसमें से कौन सा ग्राफ जो है वो Boyle's law को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इसमें से जो लाइन AB है, AB लाइन
बॉयल्स लॉ का प्रेशर और 1/v के बीच में P और 1/v का जो ग्राफ होता है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन होता है, तो ए बी जो है वो ऐसी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। A graph is plotted between pressure and volume at different temperatures. On the basis of the graph, what change will you observe if the volume what change will you observe in the volume if हमें वॉल्यूम में क्या चेंज नजर में आएगा if the pressure is increased at constant temperature, the temperature is decreased at constant pressure। हमें बताना है कि वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होगा अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट है। बॉयल्स लॉ कहता है कि जो अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इनवर्स रिलेशन को फॉलो करते हैं। अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। मतलब कि फर्स्ट केस में अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम हमारा डिक्रीज होगा। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो है टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हमें प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। प्रेशर को कांस्टेंट हम रखते हैं हमारा चार्ल्स लॉ के अंदर, और वो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन है जो कि कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारा वॉल्यूम भी जो है वो इंक्रीज होगा, और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो हमारा वॉल्यूम भी जो है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि हम यहाँ पे टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं मतलब कि हमारा वॉल्यूम भी जो है वो डिक्रीज होगा। इस केस में भी वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और इस केस में भी वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम विल डिक्रीज इन बोथ द केसेस। ऑप्शन बी इसके लिए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ऑप्शन बी जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द प्रेशर ऑफ गैस इफ इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर अब हम कर रहे हैं, हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम कांस्टेंट हम जो है वो गिलुसैक्स लॉ में करते हैं, उसमें जो है वो प्रेशर और टेम्परेचर आपस में डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, अगर हम हमारा अकॉर्डिंग टू गिलुसैक्स लॉ एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो हमारा प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर के। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा प्रेशर भी जो है वो इंक्रीज होगा, तो प्रेशर ऑफ द गैस विल बी इंक्रीज। तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ऑप्शन ए जो है वो राइट है, प्रेशर ऑफ द गैस इज इंक्रीज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। स्टेटमेंट है हमारे पास, अ फ्लास्क ऑफ कैपेसिटी 2 लीटर इज हीटेड फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वॉल्यूम ऑफ द एयर विल एस्केप फ्रॉम द फ्लास्क। हमें बोला गया है कि एक फ्लास्क है जिसकी कैपेसिटी है 2 लीटर की, उसको गर्म करा है हमने 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस तक। हमें बताना है कि कितना वॉल्यूम जो है वो उसका फ्लास्क में से बाहर निकल जाएगा। तो हमारा यहाँ पे हमें जो है वो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का रिलेशन लगाना है। टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या होता है, वो होता है हमारा V1 ओवर T1 इज इक्वल टू होता है V2 ओवर T2। पहला वॉल्यूम कितना था, पहला वॉल्यूम हमारे पास 2 लीटर था, उसका टेम्परेचर कितना था, उसका टेम्परेचर था 35 डिग्री सेल्सियस। उसमें 273 ऐड कर लेंगे, 35 में 273 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। V1 हमारे पास है 2 लीटर और टेम्परेचर हमारे पास 35 डिग्री सेल्सियस है, उसमें 273 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 308 इज इक्वल टू, सेकेंड वॉल्यूम हमें पता नहीं है, सेकेंड टेम्परेचर जो है 45 डिग्री सेल्सियस है, मतलब कि ये हो जाएगा 318। तो यहाँ पे हमारे पास जो V2 है वो आ जाएगा 2.06 लीटर। अब हमसे पूछा जा रहा था कि कितनी गैस बाहर निकल जाएगी उसमें से। अब उस फ्लास्क अगर 2 लीटर की है तो 2 लीटर तो उसके अंदर रह ही जाएगी, बाकी बची हुई जो गैस है वो बाहर निकलेगी। मतलब कि हमें जो करना है वो 2.06 को माइनस करना है 2 में से, मतलब कि हमारा आंसर आ जाएगा 0.6 लीटर, जो विच इज इक्वल टू होगा 60 मिलीलीटर के। तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा। 2 क्यों माइनस किया, क्योंकि 2 लीटर तो
उसके अंदर हवा रह ही जाएगी। हम उसको बिल्कुल खाली नहीं कर सकते हैं, फ्लास्क को बिल्कुल खाली नहीं किया जा सकता। कोई भी बर्तन अगर हम ले तो कहें कि वो खाली है तो वो खाली नहीं है, उसमें हवा रहेगी। और कितनी हवा रहेगी? जितनी उसकी कैपेसिटी होगी। अगर उसकी कैपेसिटी 2 लीटर की है तो मतलब कि उसके अंदर 2 लीटर गैस तो रहेगी। जो एक्स्ट्रा गैस एक्सपेंड हुई है वो गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी, जो कि होगी 60 मिलीलीटर के बराबर।